अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीनस के मेहमान के साथ मैं हूं मनाइल शेख और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर है। अल्लाह का नाम लेकर हम शुरू करते हैं। मुल्की हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो सब आपको पता है और हमें सबसे पहले ये रखना है कि सबसे पहले पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी हैं तो हम लोग हैं। हमें तासुबात में जो है नहीं जाना, हमें कि पार्टी के जो तासुबात जो चल रहे हैं आजकल उनको नहीं देखना। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास अच्छा लीडर कौन है, हमारी जो ग्रास लीडर पर, जो ग्रास रूट लेवल पर कौन काम कर रहा है और जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों की हेल्प कर रहा है वही लीडर सामने आना चाहिए। और इन सब चीज़ों पर भी बात करेंगे। हम बात करेंगे एक नया यंग जो बच्चा है वो भी हमारे साथ है। किस तरह उसने स्टार्ट किया, आज कहाँ पर है, वो किस तरह से बात करेगा हमारे साथ। ये मेहमानों से आपसे मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुखी आलम चंद साहब जो कि पीटीआई कराची रीजन के सीनियर नायब सदर हैं और पाकिस्तान हिंदू कौंसिल कोऑर्डिनेटर है कराची रीजन के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम। हमारे साथ ये न्यू यंग टैलेंट हमारे साथ मौजूद है अरसलान जो कि अब क्रिप्टो के ऊपर काफ़ी इसको नॉलेज है। किस तरह से हमारी न्यू जनरेशन जो है अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपनी इकोनॉमी को, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने में किस तरह से आगे है। हमारी जो न्यू जनरेशन है वो तासुबात में नहीं है। हमारी जो न्यू जनरेशन है वो चाहती है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान किस तरह उसका कर्जा ख़त्म किया जाए, किस तरह उसको सरफहरिस्त लाया जाए, क्योंकि हमारी आर्मी नंबर 1 है तो हमारी पाकिस्तान की मईशत भी नंबर 1 होनी चाहिए। तो बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा मुखी आलम चंद साहब, आपसे मैं ये कहूँगी, जिस तरह पाकिस्तान के ये सब हालात चल रहे हैं आपके सामने हैं, 9 मई का वाक़या भी हो गया, उसके बाद पकड़ धकड़ भी हो गई, लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। शर्जील मेमन ने वाज़े अल्फाज में ये कहा है साहब जो हैं वो सबसे फर्दन माफ़ी मांगेंगे और वो जो है माफ़ी मांगने के बाद फिर उनसे हम जो है कोई टेबल टॉक करेगा, कोई हम जो है हुकूमत उनसे बातचीत करेगी। अच्छा, इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ देखी कि पाकिस्तानी लोग हैं कराची के अंदर, अभी निशान पाकिस्तान के अंदर जो यौम तकरीम शुहदा मनाया गया, उसमें सारी पाकिस्तान अवाम, हमारी सारी कौम जो है आर्मी के साथ खड़ी है। आर्मी के मुजस्मों को शहीद करना और उनको तोड़ना और उनकी तनसीबात जो हैं उसको उस पर हमला करना या अटैक करना, ये पाकिस्तानी अवाम कभी नहीं करती, कभी भी नहीं। हमारे अवाम कराची से लेकर खैबर तक जो है वो फ़ौजी को, हमारी आर्मी को सलूट करती है। लेकिन आखिर वो कौन से लोग हैं, वो कौन से शरपसंद अनासिर हैं जिन्होंने इस बात को बढ़ावा दिया और पूरी दुनिया में जग हसाई का ये जो है ज़रिया बनी, जग हसाई का ये मामला चला। इस पर हम बात करेंगे। सर आप मुझे ये बताएं कि ये 9 मई का वाक़या हुआ था, उसमें ये जो सब कुछ हुआ और हमारी फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले हुए, तो क्या ये लग रहा है कि वाकई पीटीआई के कारकुन थे? क्योंकि यास्मीन राशिद बाकायदा अनाउंस कर रही थी कि अंदर कोई नहीं जाएगा, सब पुरअमन एहतजाज करेंगे। तो क्या ये वाक़या आप किस नज़र से देखते हैं? आप तो पीटीआई के सीनियर। जी मैम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ वी चैनल का, आपने हमारे को बुलाया और हमारे को बोलने का मौका दिया। आपकी सवाल के 3 हिस्से बनते हैं। पहला ये वाक़ा जो हुए ये ना होना चाहिए। हमारी कंट्री, हमारी आर्मी हमारी लाइफ लाइन है। बिल्कुल, अगर हमारी आर्मी ना होती तो आज हम घर में ना सोते। और डेली बेसिस पे कुर्बानी दे रही है। आप बलूचिस्तान में जाओ, आप सरहद में जाओ, केपीकी में जाओ, तो हमारी जो नौजवान जिसकी वो शहीद हो रहे हैं, उनकी भी माएँ हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी भी शादियां हैं, लेकिन उन सब को पीछे रखे वो अपने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी आवाम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। तो ये शोधाओं के ऊपर हमला करना या फ़ौजी तंज़ीम पे हमला करना ये किसी मज़हब कौम की निशानी नहीं है। हमारी सारी चीज़ें यही संभाल के बैठे हुए हैं। आज दुश्मन हमारे को तार में बैठा हुआ है कि हम कोई गलती करें। 75 साल से हमारे दुश्मन इस चीज़ के तार में थे कि हम आर्मी को कमज़ोर देखना चाहे, लेकिन माशाल्लाह हमारी आर्मी ने कभी ये उनको धड़क नहीं लगने दी कि हम कमज़ोर हैं। लेकिन कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया? वो मतलब है ये देखो, इसकी एक जो कॉमेडी बनी है, जो वीडियोज़ आई हैं, जिसको आर्मी सर्च कर रही है, हमारी लोकल मीडिया कर रही है, तो इनका कबल वक्त बात करना ये मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है, क्योंकि कोई गद्दार नहीं है। ज़ाहिर नौजवान यंग जज्बात में बह जाते हैं। कोई एक बंदा एजेंट किसी हुकूमत का या दुनिया के किसी कंट्री का वो आगे लेके उनको वो ले गया उधर, जबकि आप खुद बोल रही हो पहल किसी और ने की है। जब आप खुद बोल रही हो कि ये यास्मीन
डॉक्टर यास्मीन बोल रही है कि यास्मीन कोई राठी। अंदर ना जाए, कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इससे साफ ज़ाहिर है पीटीआई की लीडरशिप है उसमें ये बात नहीं है। लेकिन अभी आगे जब इंक्वायरी होगी या अभी जो फौजदारी केस बन रहे हैं उनमें जो रिजल्ट आएगी वही मुजरिम होंगे। लेकिन वो मुजरिम भी समझो कि हमारे मुल्क के हैं तो उन्होंने गलत किया है, उसकी सख्त लफ्ज़ में मैं मजबूत करता हूँ। ऐसे लोगों को कड़ी सजा देनी चाहिए कि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। अच्छा, और जो 9 मई का ये जो अब उसके बाद से हुआ कि लोग पकड़े भी गए हैं कारकुनान, बहुत से कारकुनान जेल में भी हैं, ठीक है। इस तरह से उसमें कोई एक आईटी का नौजवान भी था आशिर, 3 साल मतलब वो आईटी का जवान था। अच्छा, बाकायदा फुटेज को देखकर अगर ये हमारा जो है उनको पकड़ धकड़ करके अंदर रखा जा रहा है, लेकिन क्या उनको फौजी अदालतें लगाई जाएंगी या हमारी सिविलियन अदालत में उनको पेश किया जाएगा, तो क्या होगा? और अगर इस तरह से हुआ तो पीटीआई अपने कारकुनान, पीटीआई किस तरह, उसकी जो लीडरशिप है किस तरह अपने कारकुनान के लिए क्या करेगी? वो देखो मैडम, 16 लोगों को इंडिकेट किया गया है जो फौजदारी में केस चलेंगे, सही। जिसकी वीडियोस फोटोज जो उसकी वॉइस वगैरह जो भी आ गई है, जैसे वो साबित हो रहे हैं, बकुल इंक्वायरी कमेटी होगी कि वो 16 बंदे फौजदारी केस में जाएंगे। बाकी जितने भी केसेस हैं वो लोकल अदालतों में चलेंगे। अच्छा, 16 केसेस जाएंगे। और जो बाकी अभी यौम तकरीम शुहदा का यहाँ पर मनाया गया, दिन मनाया गया, और उसमें बाकायदा ये देखा गया कि वहाँ पर जो है शहीद लेफ्टिनेंट्स हैं, उनके फादर्स, उनके घर सारे अहलो अयाल भी आए हुए थे, और बाकायदा वो ये कह रहे थे कि अगर हमारा एक बेटा शहीद हुआ इस धरती के लिए, 10 बेटे भी होते तो इसी धरती पे शहीद करते। तो वो जो MM आलम का तैयारा जो है उसको नुकसान पहुंचाया गया, तो ऐसा लगता है कहीं तो ऐसा है ना कि पूरी पाकिस्तानी कौम को ठेस पहुंची है, सिर्फ आर्मी के लोगों को नहीं, उनके अहलो अयाल को नहीं। तो क्या इस बात पर आकर कहा कि हाँ, अगर कोई पीटीआई के कारकुन ने ऐसा किया है तो वो गलत किया है? कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा चीज़? बिल्कुल, एक दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा 5 दफ़ा इन्होंने इसकी मदद कर चुका है, और ये भी कह चुका है कि अगर इसमें कोई मुजरिम है तो उसको कड़ी सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सही। और आप तो माशाल्लाह सोशल वर्कर भी इतने हैं, और आपका ग्रास रूट लेवल पे भी, उस पर भी हम आएंगे। और अभी हमारे साथ मौजूद है अरसलान। अरसलान, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा अरसलान, आप मुझे ये बताओ कि आप क्रिप्टो के अंदर काफ़ी डीपली आप काम कर रहे हो, और आपका बहुत, अब जाहिर है गवर्नमेंट के साथ भी आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं, बहुत कुछ जो क्रिप्टो के ऊपर, मैं अपने पिछले प्रोग्राम में भी मैंने ये बात की थी कि क्रिप्टो को बैन करने की बातें चल रही हैं, क्रिप्टो बैन हो जाएगा या नहीं होगा। लोगों का बहुत पैसा इसमें लगा हुआ है, ना सिर्फ लोगों का बल्कि पॉलिटिशियंस का भी, ब्यूरोक्रेट्स का भी। तो अरसलान से हम जानते हैं कि अरसलान, आपने कब जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है इसमें एंट्री मारी? क्या आप स्टूडेंट के, यानी कि जब तालिब इल्मी का ज़माना था तब आपने ये काम किया? क्या ऐसी वजह थी कि आप इसमें आ गए? पहली चीज़ तो ये कि मैं इसको स्कूल लाइफ से स्टडी कर रहा हूँ, और मैं इंटर के बाद टोटली इसमें आ गया था, सिग्मा मेंटालिटी कुछ करना है बस। तो इसी वजह से यही एक ऐसी फील्ड दिखी मुझे जहाँ पर जाकर जो है बंदा जितना चाहे पैसा बना सकता है। तो कोविड के बाद से मैं टोटली इस पे और फुल टाइम कर रहा हूँ क्रिप्टो। अच्छा, कोविड के बाद से आप ये कर रहे हैं, तो ये आपने कहीं से सीखा? क्या मोटिवेशन नहीं, कहाँ से मैंने मिली? मोटिवेशन किसी से नहीं ली। मेरा एक दोस्त था, आपको अच्छे दोस्त मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, तो उसने मुझे जो है स्कूल लाइफ से ही इसी चीज़ में डाला हुआ था, तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया था। और दूसरा, सीखने की जहाँ तक बात है तो मैंने अपने लॉसेस से सीखा है, बिल्कुल जितने लॉसेस की उतने सीखा है। आपको लॉस लाखों करोड़ों में हुआ है आपको? बिल्कुल, क्योंकि लॉस के बगैर आप इधर सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, एक होती है नॉलेज जो हम वीडियोस के थ्रू लेते हैं, हाँ, एक होता है एक्सपीरियंस। या आप नॉलेज से पैसे नहीं कमाते, एक्सपीरियंस से पैसे कमाते हो। एक्सपीरियंस आपको जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा पैसे यहाँ पर कमा सकते हो। आपको एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप लॉस करके एक एक सबक मुझे लाखों रुपए का मिला इधर। अच्छा, तो इसका मतलब आपने लॉस किया तो गेन भी किया होगा? गेन उसके बाद गेन किया है। 2022 में मार्केट फुल गिरी है, बेरिश मार्केट थी, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा गेन किया है। उसमें आपने गेन किया? बहुत ज्यादा गेन किया। आज स्टार्ट कौन से सन में लिया था? स्टार्ट टोटली जो मैं क्रिप्टो में फुल इन हुआ हूँ, मेरा NIC बना हूँ मैं जो है 4 साल से तकरीबन टोटली फुल टाइम। आपकी एज क्या होगी? 22। अभी 22 है। और आप पढ़ रहे हैं अभी? नहीं, पढ़ मैं ऐसे नहीं रहा, लेकिन मैं साइबर सिक्योरिटी मतलब इसी फील्ड में हूँ जो आगे यूथ के लिए काम आ सकती हैं। जो मतलब ऐसे नहीं कि भाई जैसे बंदा सोचता है कि मैं स्कूल लाइफ से फिर कॉलेज फिर कोई डिग्री लूंगा फिर जॉब करूंगा, तो उसमें टाइम वगैरह बहुत ज्यादा लग जाता है और कुछ भी नहीं रखा। डिग्री लेने के बाद भी यही करना होता है, पैसे कमाने होते हैं। डिग्री लेने के बाद 25-30 हज़ार कमाने होते हैं। अच्छा, जो भी काम कर ले ऐसे ये होता है, फेम ज्यादा लोगों को नहीं चाहिए होता, अर्निंग होती है। अर्निंग नहीं, ये एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है ना कि हमें बचपन से ये सिखाया गया है, कॉलेज
स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी, फिर इस तरह कर आके जॉब। Job। इससे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना, ये मैट्रिक्स है, हमें इसमें फंसाया हुआ है। अच्छा। ये जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, मतलब यू नो व्हाट आई मीन। हाँ, जाहिर है वो कहते हैं कि आप ये चीजें करें तो आप कुछ ना कुछ बनेंगे, आप यहाँ पर जाएं तो आप नहीं। डिग्री होगी तो आप कुछ कर सकते हैं, वरना आप जीरो है। मतलब ये इट्स जस्ट अ बचपन पीस से- ऑफ पेपर फॉर मी। हाँ, एक दिमाग में डाल दिया होता है। अच्छा ये बताओ कि कितने लॉस किए, बिल्कुल सिंसियरिटी से बताओ, क्योंकि नई यूथ सारी आपको देख रही है। जब मैंने बताया ना कि अरसलान आ रहा है क्रिप्टो के अंदर, तो काफ़ी सारे लोगों ने, जैसे नए बेचारे यंगस्टर हैं, कॉलेज के हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा अरसलान आ रहा है तो फिर हम भी ना दिनों में अमीर होना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे पास नहीं है, मतलब क्रिप्टो इस तरह की चीज़ नहीं है कि आप पैसा लगाओ और डबल ले जाओ। मतलब लॉस तो आपको बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। उस लॉस से आप सीखते हो, जो वो सबसे बड़ा सबक होता है आप सबके लिए। अच्छा। तो वो बहुत है। आप लोग ये नहीं सोचना इधर आके कि भाई मैं आऊँगा, 2-4 वीडियोस देखूंगा और पैसे कमाने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है आपका, लेकिन आपको सारे का सारा लॉस हो क्या जाएगा। इसमें लक का नहीं, लक का नहीं। देखें, एक चीज़ होती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग, एक हाँ। होती है स्पॉट ट्रेडिंग। पूरा ज़माना फ्यूचर्स ट्रेडिंग में लगा हुआ है, जो कि मेरे ख्याल में नाजायज़ भी है और उसमें सूद वूद के मामलात हैं। नहीं, गोल्ड के अंदर भी लोग यही कर रहे हैं। गोल्ड नहीं, के गोल्ड अंदर- भी वो गोल्ड नहीं है, भी जायज़ भी और नहीं, नहीं वो नहीं, भी। ऑनलाइन ट्रेडिंग जो कर रहे हैं वो भी वो अलग जायज चीज़ नहीं है। है ना। काफ़ी कंपनीज चाइना की आती फिर हैं। आपने भी लगाया होगा। ये लगा नहीं, काम जानता सब। हाँ, वो गोल्ड वगैरह की भी जो ट्रेडिंग है ये ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू हो रही होती है। अच्छा। ठीक है, जो चाइनीज ऐप्स ज़्यादा होते हैं तो वो पाकिस्तान, इंडिया जैसे कंट्रीज में प्रमोशन करते हैं, क्योंकि हमारे इन्फ्लुएंसर्स कुछ पैसों के लिए उनको प्रमोट कर देते हैं और पूरी की पूरी आवाम फंस जाती है। जैसे कि आपने भी देखा, आइडिया ऐप स्कैम करके गया, उससे पहले HT Fox, इस तरह के कई ऐप्स स्कैम अच्छा, करके एक बात गए। है, वकार ज़का ने भी ऑनलाइन ये बात की है कि ये जो है, पता नहीं कौन सी करेंसी के लिए इसने कहा था कि ये हराम नहीं है, मेरे पास फतवा है, अगर ये हराम हुआ तो क़यामत के दिन आप मेरा गिरबान नहीं, वो पकड़ना। फ्यूचर ट्रेडिंग पे बात कर रहे थे। हाँ, futures। लेकिन अकॉर्डिंग टू, मैंने काफ़ी फतवे लिए हैं इसके, फ्यूचर ट्रेडिंग मेरे मुताबिक तो हराम है और स्पॉट ट्रेडिंग बिल्कुल हलाल है। तो हम लोग जो करते हैं वो क्रिप्टो स्पॉट करते जो है हैं। ये क्रिप्टो हलाल हलाल है, ठीक है, उसका हमारे पास फतवा है। अच्छा, ठीक यानी है, कि जिसका और- फतवा मिल जाता है वो हलाल है, जिसका फतवा नहीं मिलेगा वो हराम है। नहीं, एक आपकी खुद की भी रिसर्च है, एक चीज में सूद के मामलात हैं, दूसरा आपका कब्जा नहीं हो रहा। कब्जा, तो- हाँ, जब तो आप हो ये तो ये वाला। तो बात जाहिर है कि चाहे वो गोल्ड की ऑनलाइन ट्रेडिंग हो या किसी चीज की, देखिए, कब्जा जब तक आपकी एक नहीं चीज पर आता। ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन हो रही है जिसकी, तो वो चीज समझे लेजिट है। ब्लॉकचेन पर जिसका रिकॉर्ड है और ब्लॉक्स बन रहा है, आपका हर एक चीज हो रही है, और जिसका आपके पास कब्जा नहीं हो रहा, सिर्फ हवाई ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो फिर दिखाने के लिए होता है और लिक्विडेट करने के लिए होता है। अब तो हमारा पूरा पाकिस्तान फ्यूचर ट्रेडिंग में फंस चुका है और 90% लोग इधर आकर लॉस करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अरसलान से और भी बात होगी, और अभी क्रिप्टो करेंसी क्या पाकिस्तान में बैठ जाएगी, इस पर भी बात होगी। मुखी आलम चंद साहब की तरफ चलते हैं। मुखी साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने जो, माशाल्लाह आप एक बिजनेसमैन हैं, जी। ठीक है, और सब बच्चे आपके बाहर हैं, लेकिन आप के अंदर एक वो क्या चीज़ थी कि आप जो ग्रास रूट लेवल है उसमें जाकर आप लोगों के लिए इतना काम करें, इतना सोशल वर्क करें, क्योंकि बजाते खुद मैंने आपको इतना 5 सालों से मैं आपको देख रही हूँ, बल्कि शायद इससे भी पहले आप काम कर रहे होंगे। तो आपका नाम जो मुखी है, तो इससे तो मुझे ये लग रहा है कि पहले बचपन से ही आप मुखिया होंगे कहीं ना कहीं अपने इलाके के। नहीं मैडम, बचपन से तो ना मेरे खानदान में कोई मुखिया ना कोई मुखिया था। अच्छा। पहली बात ये है कि मैं टट्टे से मैंने काम स्टार्ट किया, सही। वहाँ मैंने सोशल, मतलब वो गरीबों को देख के मुझे खुदा ने सब कुछ दे दिया था, तो लोग मेरे पास आते थे। मेरी फैक्ट्री थी, किसी का कोई गैस नहीं, किसी का कोई बच्चा उठा जाते थे, कभी थाने ले जाते थे, किसी का मीटर कट जाता था, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। सही। सारे दोस्त होते थे एक इंडस्ट्रियल के पास, तो सब लोग आते हैं। सही है। कोई ज़मींदार होता है, कोई ब्यूरोक्रेट होता है, तो किसी की चावल, किसी जो भी चीज़ मुझे देने आते थे, तो उनसे मेरी दोस्ती का रिश्ता था। सही है। तो ऐसे मैंने लोगों का काम शुरू किया, तो वो लोग फिर मुझे अपना समझने लगे। ऐसे करते करते मैं, लोगों ने बोला कि हमारा इसका काम तो हम ले रहे हैं, सही। लेकिन इनको कुछ बनाया जाए। कुछ बनाया जाए, फिर बिल्कुल। लोगों ने मुझे सब यानी मिल कि के सिर्फ उनको खाना राशन ना दिया जाए, उनको अपने पैरों पे खड़ा किया। खड़ा किया जाए। तो मैंने उन्होंने मुझे, सबने मिल के प्रेस क्लब में एक मीटिंग बुलाई 4-5 से लोगों की, उन्होंने मुझे वहाँ टाटा प्रेस क्लब में मुखी मुंतखब किया। अच्छा, तो फिर चलो, ये जो आपका पार्टी के अंदर कब आपका रुझान हुआ कि आप पार्टी में हैं? वैसे बेसिकली तो आप एक बिजनेसमैन हैं। जी हाँ, नहीं बिजनेसमैन से लेकर बचपन में, मतलब जो मेरी एज 30 साल थी, 30 साल के अंदर मैं स्टेबल हो गया था कारोबार में, सही। और नाम बन गया था। फिर मुझे अप्रोच किया गया PTI की तरफ से, एक हमारा दोस्त है संजय गंगवानी, वो अभी MP है, वो अभी वो इस्तीफा भी दे गया है। सही। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप हमारे पार्टी में आए, अब ऐसे काम तो कर रहे हो, तो इससे हमारे को, हमारी पार्टी को फ़ायदा होगा, और आपके आने से हमारी मिनॉरिटी के मसाइल हल होंगे।
जो बुनियादी मसला हमको पता नहीं है वो आप हमें बता सकते हैं। सही। तो ये तो बात ठीक है कि मिनॉरिटी के मसाइल होंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटी के तो काफ़ी सारे राइट्स हैं, उनको जो है गवर्नमेंट की आपकी अलग नशिस्तें भी हैं, आपको अलग वो भी दी जाती है। इसके साथ साथ अब मुझे ये बताइएगा कि जितने भी अभी थे आपके डॉक्टर रमेश कुमार भी हैं, उसके साथ जयप्रकाश भी हैं, इन लोगों ने इस्तीफे क्यों दे दिए, क्यों टर्न हो गए? देखो मैडम, इस सवाल का जवाब पूरे पाकिस्तान से मांगा जाए, क्योंकि खाली इन 3-4 लोगों ने इस्तीफा नहीं दिए, तकरीबन हमारे 60 लोगों ने इस्तीफा दिए, जिनमें लेडीज़ भी है और हमारे मुस्लिम भाई जो मेरे MP है, सेनेटर, वो भी है, हमारे मिनाटी के लोग हैं। ये सवाल खाली इनका नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का। शीरी मज़ारी ने भी दिया, आखिर क्या वजह है? ये लोग तो बिल्कुल, देखो उनका जो ज़ाहरी रीज़न ये है कि 9 मई को जो हुआ था, 9 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ था, उनके दुख में, पाकिस्तान की हमदर्दी में, और उन्होंने ये समझा कि आइंदा इस पार्टी में रह के हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते ऐसे मसलों में। हालांकि इसका अभी तक कोई अच्छा, तहरीक इंसाफ हकीकी भी तो बन गई है, अभी बनी नहीं है, ये बातें चल रही हैं। मतलब ये लोग सारे जहांगीर तरीन की तरफ भी तो जा रहे हैं ना? नहीं, लेकिन इसका हशर जो बुरा होगा वो ये होगा, जैसे पहले PP बनी, PP पिचास बनी, ऐसे काफ लीग बनी, मुस्लिम लीग काफ लीग बनी, ऐसे 5-6 तंजीमें और बनी, जमात से बनी, तो वो सब आस्ते आस्ते खत्म हो गई। जेन्युइन पीपल्स पार्टी देखो अभी भी खड़ी है, तो इसी तरह जेन्युइन जो तहरीक इंसाफ है वो अब ये सफाई होगी, इनमें जो लोग इस माइंड के आदमी हैं वो निकल जाएंगे। जो नजरियाती वर्कर है जिनने पार्टी बनाई है, जैसे हमें 2011 से हमारे बाद ये सारे आए थे, जयप्रकाश हमारे बाद में आया, सारे तो लोग हमारे बाद में वो MLA बन गए, वो मिनिस्टर भी बन गए, हम वहीं के वही हैं। क्यों कि हमने आप तो मेरे ख्याल में तब आए थे जब सदर अलवी साहब भी जब सदर बने थे ना, मेरे ख्याल में अरब अलवी से हमने काम किया पूरी सिंध में। हमने तो पहली दावत कराची में आज से पहली दावत नहीं की। अच्छा, चले हम ब्रेक की तरफ चलते हैं और यही से हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं वीनस के। वेलकम बैक, वीनस के मेहमान विद मिनाहिल शेख, और हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो के ऊपर, हम बात कर रहे हैं मुल्की हालात के ऊपर, हम बात कर रहे हैं PTI के रहनुमा हमारे पास आए हुए हैं और उन्होंने बारहा कहा है कि वो लोग हम में से नहीं जिन्होंने ये शरपसंद की है, जिन्होंने ये जो मुजस्मात को और जो तनसीबात पर हमले किए हैं वो हम में से नहीं, और अगर वो है, अगर कोई कारकुन है भी तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और ये चुन चुन के वीडियोज़ को देखकर वो मिल भी रही है। अच्छा, मुखी आलम चंद साहब, ब्रेक से पहले हम आपसे बात कर रहे थे कि जो है शीरी मज़ारी ने भी छोड़ दिया, सब लोगों ने छोड़ दिया, तो आपने कहा कि अभी इसकी सफाई होगी, और हकीकी जो तहरीक इंसाफ है वो कौन सी है? हकीकी तहरीक इंसाफ का जो अभी लीडर, अच्छा ये क्या, ये पार्टी का जो अभी लीडर है वो शाह महमूद कुरैशी बन जाएंगे? नहीं, वो कल एक ऐलान किया है कि अगर खुदा न खास्ता मुझे नायल करार दे दिया जाता है या पार्टी को बैन किया जाता है या कोई और मसाला खड़ा कर देते हैं, तो उसी के बाद इस पार्टी की बागडोर कौन संभालेगा? तो उसने शाह महमूद कुरैशी साहब को आगे किया है। हाँ, उनको तजर्बा भी है और काफ़ी वो पहले पुराने वर्कर्स हैं, नून लीग में थे, फिर पीपल्स पार्टी में आए, फिर इसमें। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़, जो लोग चले गए, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिए, जैसे कि शीरी मज़ारी हैं और बाकी मिनॉरिटी के काफ़ी लोग हैं, बाकी दूसरे मुस्लिम्स भी हैं, तो क्या वो वापस आ सकेंगे? देखो मैडम, अगर पार्टी में जो नजरियाती वर्कर हैं वो ये बात नहीं चाहते। अच्छा। ये हमारी पार्टी में जो नए लोग जिन्होंने ये सारे काम किए, ये पार्टी को आके उन्होंने बदनाम किया है, नहीं तो 70% हमारी समझो पॉपुलेशन मेच्योरिटी थी हमारी, एजुकेटेड पर्सन हैं, सब बिल्कुल पर्सन थी, यूथ सारी हमारे साथ थी। हाँ। तो यूथ कभी पाकिस्तान को नुकसान नहीं देना चाहती। यूथ तो हमारी ताकत है, इस मुल्क की ताकत। आर्मी कहाँ से लोग लेती है? यूथ से लेती है। तो हमारी यूथ आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी है, देखिए वो PTI आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी है, लेकिन उनको गलत वे में ले गए लोग, तो अभी उनका तो उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन बेसिकल मैं जो आपको सफाई की बात कर रहा हूँ ना, ये कभी कोई एक बंदा 4 पार्टियाँ चेंज करके आ गया, एक 3 पार्टियाँ चेंज करके आ गया, वो आके ऊपर क्लास में बैठ गया, जो गलत मशवरे दे के यहाँ तक ले आए। तो हम जैसे जो वर्कर हैं वो तो पहले मुल्क के लिए सोचते हैं, फिर आर्मी के लिए, फिर पार्टी में हम वो बंदे चाहते हैं जो सिंसियरिटी से पाकिस्तान की तरक्की और मैशत को आगे ले जाने के लिए आ जाए। तो हम वो बंदे ढूंढ रहे हैं, वो यूथ आगे ले आना चाहते हैं जो वो काम करें। सर, ये 14 मई को इलेक्शन होना था, फिर उन्होंने कहा कि जो है जून में होगा, फिर कहा जुलाई में, तो क्या आपको लगता है कि केयर टेकर हुकूमत आएगी? केयर टेकर हुकूमत तो चल रही है, अभी भी चल रही है।
ये तो इलेक्शन करवा ही नहीं रहे ना। मैं आप बताऊँ ना, आप केयर टेकर हुकूमत आज भी ये बाद में रहेगी। इनको नहीं तो 19 डेज में तो खत्म करना चाहिए था, हाँ लेकिन नहीं हुई। कानून पे अभी इसमें ये पहले दिन से कह रहा है कि आप इलेक्शन कराओ ऑन द आइन के मुताबिक। आइन के मुताबिक अच्छा, वो 90 डेज में नहीं हुआ तो आइन तोड़ा। आइन तोड़ा मतलब पाकिस्तान दस्तूर तोड़ा है, पाकिस्तान की आवाम की दिलों को ठेस पहुंचाइए। हाँ। तो इस तरह ये अगर इलेक्शन हो जाती या अनाउंस हो जाती तो आज ये वाक़ा होता। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने तो बाकायदा कहा था कि जो है आप फंड दें आप इलेक्शन कमीशन को और आप ये करवाएं, लेकिन नहीं करवाने का क्या मतलब सिंध गवर्नमेंट, आसिफ जरदारी साहब ने भी कहा था कि हाँ इलेक्शन होने चाहिए और इसकी डेट आनी चाहिए। देखो, सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट अलग चीज़ें हैं। सिंध गवर्नमेंट अभी तक नहीं टूटी है। नहीं मतलब आसिफ जरदारी ने भी तो पीडीएम में तो थी ना। इधर 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 जोल यहाँ आता है। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ अपना जो हलवा खा रहे हैं, दूसरों को बोलो आप लड़ते रहो। यही है बादशाह की पॉलिसी। हमारा आसिफ जरदारी बादशाह है, सियासत का बादशाह। आज तक वो उन्होंने जो पेशन गोई की है, उन्होंने 2019 में ये पेशन गोई की थी कि ये वाक़ा तो हो गए, इमरान खान जीरो हो जाएगा। तो उसको कैसे पता चला? हम ये सारी चीज़ें समझ रहे, सियासी गेमलर है, तो उसके हम उनको बुरा भी नहीं कह रहे, क्योंकि उनको अपनी पसंद गई है। नून लीग का अब जो है मयार कहाँ है आवाम के अंदर? देखो, नून लीग पंजाब में अपनी हैसियत रखती है, लेकिन ये नहीं कि पीछे वो कर सके। अब जो है क्या अमेरिका जो है वो भी अब तहरीक इंसाफ या इमरान खान का साथ दे रहा है? अमेरिका का अपने वफादत है, वो हर उभरते हुए सूरज को अपना बना लेता है। लेकिन अभी तो वो तहरीक इंसाफ का अभी ये तो ये कहने की बातें है ना, अंदर की बातें ये नहीं है। अगर ये अमेरिका ऐसा करना चाहता तो इमरान खान का ये हाल नहीं होता। अब दोबारा जो वो आया तो उनका कोई मुफाद है इस मुल्क में। देखो, अभी अब पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मदद कर रहा है चाइना और सऊदी, हमारे मुस्लिम ब्रदर, हाँ। ठीक है, वो कर रहे हैं। तो अभी ये अमेरिका को ये डर सताने लगा है कि खुदा न खासा ये ब्लॉक चेंज करके चाइना की तरफ चले गए। चाइना दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो और हमारे साथ अभी आज जो हमारे हमारे को डिफॉल्ट से बचाया है, तो उन्होंने हमारे ब्रदर जो हमारी दोस्ती का फर्ज अदा किया है, तो आज IMF को मेरे ख्याल में आज आंखें दिखाई है हमारे वजीर खजाना ने, चलो हमको नहीं चाहिए आपका। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, ये आज की बात है। तो इसका वजह क्या है? हमारे मुस्लिम ब्रदर, लेकिन अब ये वजीर खजाना भी नहीं रहेंगे। हमारे मुस्लिम ब्रदर और उसके अलावा हमारी चाइना दोस्ती का पूरा फर्ज निभाया है। अगर ये $5 अरब भी हमारे को रिसीव नहीं करता तो आज हम डिफॉल्ट पे हो जाते। और सऊदीया की और ईरान की दोस्ती तुर्की ने करवा दी है, चाइना ने भी करवाई है, तुर्की भी वहाँ पे था, लेकिन ये भी बात अमेरिका को मुझे लगता है हजम नहीं हो रही तो है। इसीलिए अब दोबारा वो IMF वो ब्लॉक जो बन रहा है ना, ये रशिया, सऊदीया, तुर्की, चाइना। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? अब एक और चीज़ दोनों से मैं पूछूंगी कि तुर्की के अंदर तैयब रजब उर्दुगान, उनको सबसे पहले तो मुबारकबाद तुर्की के लोगों को, और तैयब रजब साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, 5वीं दफ़ा आप जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं तुर्की के। तो सर ऐसा क्या है, ये भी तो मुल्क है ना कि जो बार बार आ रहा है और 5वीं दफ़ा अपना लोगों ने उनको चूज़ किया, कोई तो वजह होगी। जो लीडर होता है ना, अब नेल्सन मंडेला क्या था? कुछ नहीं था, जेल में बैठा हुआ था, 25 साल जेल में बैठा हुआ था, बाहर आया, पूरी आवाम उसके पीछे थी, क्योंकि उन्होंने आवाम की बात की, आवाम की दिलों के जो राज है वो उसे बाहर निकाले, उनके मसाइल को सुना, रेफरेंडम किए, उनकी हर छोटी मोटी ख्वाहिश को उसने समझा, फिर उसी को अपने गवर्नमेंट में उन्हें इम्प्लाई किया। तो वो यही चीज़ें आगे जाके लीडर बनाती है लोगों को, लीडर बनाती है। तो लीडर ये अभी जो ये तुर्की में जो हुआ है, यही तुर्की का लीडर था जिसको जब आर्मी ने बगावत की तो अवाम टैंकों के नीचे लेट गई। अरसलान, आप क्या कहना चाहेंगे? तुर्की के जो लीडर अब नए बने, 5वीं दफ़ा तैयब रजब उर्दुगान साहब अब माशाल्लाह दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं अवाम जो बाहर निकलती है तो अपने हक के लिए निकलती, क्या कहना? उन्होंने इकोनॉमी को यहाँ से यहाँ किया है। दूसरा, उन्होंने LGBT को वहाँ प्रमोट नहीं होने दिया, सबसे मेन रीज़न ये। तो अवाम ने उनका साथ दिया है, और जब एक बंदा काम करता है तो अवाम उसको लाती भी है। और फिर वो देखिए ना, सबसे बड़ी बात की जस्टिस, जिस मुल्क में जस्टिस का निज़ाम है, जिस मुल्क में जस्टिस की बात मानी जाती है, जिस मुल्क में अदलिया का एहतराम किया जाता है, जिस मुल्क की अदालत के अंदर, हदूद के अंदर जो है मर्डर्स नहीं होते, तो फिर क्योंकि जाहिर है ये भी तो हमारी आइन के खिलाफ है ना। जब चीफ जस्टिस ने कहा था कि अदालत कोई भी इंसान अदालत के हदूद के अंदर जो है, उसके प्रेमिसेस के अंदर जो है वो महफूज होता है, उसका मर्डर कोई पुलिस भी नहीं कर सकती और कोई भी नहीं कर सकता।
तो जिस मुल्क की जो अदलिया है ना, उसकी पासदारी और उसको जो माना जाएगा ना, इदारों को चाहिए कि उनका हुक्म माने। तो तुर्की माशाल्लाह आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अल्लाह ताला हमें भी बहुत अच्छा ऐसा लीडर दे। अरसलान, आप मुझे ये बताओ कि जो आप कब इतना, जब से ये कोविड आया था 2019 से आप ये कर रहे हो, बहुत लॉस भी किया आपने और अब माशाल्लाह आपने गेन भी बहुत किया। वो चेहरे से पता चल रहा है कि आपने काफ़ी गेन कर चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कैसे पता चलता है आपको कि कौन सा क्रिप्टो कॉइन ऊपर जा रहा है? क्योंकि मेरे ख्याल से ये क्या हम तुक्के लगाते रहें? नहीं, ऐसा नहीं। देखें, आप कभी भी किसी भी मार्केट में देखें ना जाकर, वहाँ 90% लोग लॉस करते जो हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि एक मैट्रिक्स बनाया हुआ होता है कि आपने चार्ट पर जाना है, ऐसे लाइन खींचनी है, सपोर्ट बनानी है, रेसिस्टेंस बनानी है, ट्रेंड लाइन, ये डबल बॉटम बनता है, ये सिमेंटिकल ट्रायंगल और ये ब्ला ब्ला, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, इसमें फंसाया हुआ है। अब हर बंदा जब ये करेगा और फिर ये सब चीज़ें सही करने के बाद, सीखने के बाद फिर भी लॉस हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? बिल्कुल इन सारी चीज़ों को आपने फॉलो नहीं करना। आपको पता है जो जिनका 10% में जो आते हैं वो क्या करते हैं? वो ये करते होंगे, वो ये करते हैं, बट वो देखते हैं व्हाट नोब्स आर डूइंग हियर, ये लोग क्या कर रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें देखते हैं। हम क्या करते हैं, जो 10% लोग काम करते हैं, जो बड़े बड़े वेल्स, इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, वॉल स्ट्रीट वगैरह, ये सब जो है हम देखते हैं बैंक रिजर्व, एक्सचेंज रिजर्व, ये सारी चीज़ें कौन कौन से, देखे बाइनेंस एक एक्सचेंज है, अब वो कौन से क्रिप्टो खरीद रहा है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, कहाँ से कहाँ पैसे लेकर जा रहा है, ये सारी चीज़ें। ऑन चेन डेटा एनालिसिस ये बहुत ज़रूरी होता है। टेक्निकल की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर फंडामेंटल और ये ऑन चेन डेटा एनालिसिस ये सीख लें, फंडामेंटल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो कैंडलस्टिक्स हैं ये बिल्कुल बकवास हैं, ये किसी काम की नहीं होती। अच्छा, लॉस यहाँ पर होता है कि जब हम लोग, लॉस यूथ को इस वजह से हो रहा है कि वो टेक्निकल के पीछे पड़ गई हैं और हमें सिखाया क्या जा रहा है, आप प्ले स्टोर पर जाओ, फला एक्सचेंज डाउनलोड करो, अकाउंट बनाओ, P2P से डिपॉजिट करो और इस तरह करके बाइंग ऑर्डर लगाने, और ये बस सीख लिया मैंने। नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर ट्रेडिंग व्यू पर आ जाते हैं कि भाई इस तरह आपको जाकर एनालिसिस वगैरह करने, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपने वेल्स की एक्टिविटीज को ट्रेस करना होता है कि वो क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। जो वो कर रहे हैं आपको वो फॉलो करना है, वो क्या चीज खरीद रहे हैं। अच्छा, ये 1 मिनट सिर्फ 1 सेकंड के लिए ऊपर जाती है और फौरन ही नीचे गिर जाती है। अभी आप देखें चाइनीज कॉइन का ट्रेंड क्यों चल रहा है, हांगकांग में क्रिप्टो लीगलाइज हो रही है, बिल्कुल चाइना ने बैन किया हुआ था, अब मुकम्मल तौर पर लीगल कर रहा है। इंडिया हमारा लीगल कर चुका है, नेबल कंट्रीज जो है हमारा 30% टैक्स के साथ इंडिया ने लीगल किया हुआ है क्रिप्टो को। सही। पाकिस्तान में नहीं है। वहां पर सारी क्रिप्टो फ्रेंचाइज खुली हुई है, वहां पर मैटिक कॉइन, वहां पर उनकी अपनी ब्लॉकचेन है, वाजरिक्स एक्सचेंज है, मैटिक कॉइन उनका, और बहुत मतलब आप ये देखें सऊदीया जितना ऑयल बेच के पैसा नहीं कमा रहा, वहां इंडिया आईटी से पैसा कमा रहा है। आईटी से पैसा कमा रहा है, बिल्कुल सही। आईटी से ही तो इंडिया को देखिए। और यहाँ हमारा क्या किया, अभी 7-8 दिन के लिए इंटरनेट बैन कर दिया था बीच में। कितना आईटी को लॉस हुआ है, अरबों रुपए का। फिक्र ही नहीं है कोई किसी को कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के किस तरह से नहीं, ये तो फिर भी हम लोग कर रहे थे, ये तो चल रहा था। लेकिन ये जो यूथ का नुकसान हुआ है, फाइवर ने पता है क्या नोटिफिकेशन डाल दिया था, जो फ्रीलांसर्स हमारे काम करते हैं, कि इस कंट्री का बंदा ऑफ है, आप किसी और से काम करवाओ। कितना लॉस हुआ है हमें, फ्रीलांसर्स जो चल रहे हैं, कितना लॉस हुआ है। तो ये हमारी गवर्नमेंट को इस चीज की फिक्र नहीं है बिल्कुल भी। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाए, पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बैंकरप्ट। अब भी लीगल नहीं करेंगे तो कब लीगल करेंगे? और अगर ये चाहे ना तो इसी क्रिप्टो करेंसी को अगर ये लीगलाइज कर देते हैं, मैं आपको कहता हूँ आज अगर लीगल कर देते हैं, अपनी एक्सचेंज यहाँ से लॉन्च करते हैं, पूरा मिडिल ईस्ट आकर इन्वेस्ट करेगा, पाकिस्तान करेगा। और अगर यहाँ पर हमारा वो बना देते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, क्रिप्टो की क्या कहते हैं, मैं तो कहता हूँ भाई, मैं तो पहला बंदा हूँ जो टैक्स देंगे। हम लोग तो खुल के टैक्स देंगे, पूरी कम्युनिटी को कहता हूँ मैं, मेरी कम्युनिटी फेसबुक यूट्यूब हर जगह है, सब टैक्स देंगे। आप लगाएं तो नहीं देंगे टैक्स जब इतना अर्न कर रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ कि हमारे अगर ये लीगलाइज कर देते हैं ना, तो हमारी यूथ जो है इतना टैक्स देगी कि ये पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा, बल्कि पाकिस्तान भी अभी भी $25 बिलियन लगा हुआ है यूथ का, किसी को नहीं पता। हाँ। अगर आप लीगल करो, अभी तो यूथ जितने ये जो कॉलेजेस के यूथ है ना, स्टूडेंट्स है, वो तो लगा रहे हैं। वो तो भाई जाहिर है, मुल्क की मैशत का हाल देखिए, एलसीज बंद है, हर चीजें बंद है, और ये गवर्नमेंट खाने को थोड़ी देगी, हमें खुद ही करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, खुद ही करना है। अच्छा, एक और चीज़ ये बताओ अरसलान, बहुत लोग परेशान हैं इस बारे में कि क्या क्रिप्टो ये बैन करवाने जा रहे हैं, क्रिप्टो बैन हो जाएगी? मैं पहली चीज़ ये बहुत बार कह भी चुका हूँ और दोबारा कहता हूँ, नो वन कैन बैन क्रिप्टो अंटिल दे टर्न ऑफ इंटरनेट इन होल कंट्री। अमेरिका का SEC क्रिप्टो को बंद नहीं कर सका, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या चीज़ है? डिसेंट्रलाइजेशन बनाई जो गई थी ना, वो बनाई इसलिए गई थी ताकि आप बैंक्स, गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशन, इन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाओ, बिल्कुल अपने पैसे के खुद मालिक बनो, और आपका जो पैसा है वो दुनिया भर में हर कोई देख सके ब्लॉकचेन में। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन को कोई बैन नहीं कर सकता, गवर्नमेंट हो कोई भी हो। सिर्फ आप एक्सचेंजेस को बैन कर दोगे कि भाई फला एक्सचेंज, क्यों चल रही है हवाएं, बस ये अवाम अफवाह उड़ा रही है। मैं बता रहा हूँ ना कैसे होगा।
एक्सचेंजेस बैन हो जाएंगी कि भाई आप एक एक्सचेंज में काम नहीं कर, पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते, हर एक्सचेंज को बोल देंगे। हाँ। ठीक है, वो बंद हो गई। हाँ। डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स को कैसे बैन करेंगे? ट्रेडिंग तो वहां पर भी होती है। ट्रेडिंग वहाँ पर भी है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ही है, ये कोई ओन नहीं करता उसको, इंस्टीट्यूशन कोई बीच में ही नहीं है, तो नहीं कर सकते। लीगल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है गवर्नमेंट के पास। और करना चाहिए बल्कि लीगल भाई गवर्नमेंट को इतनी इस बारे में अडॉप्शन सोचना चाइना, चाहिए। अच्छा मुझे तुर्की से आप दुकान पे जाएं, दुकान पे हाँ। यूं पैसे दें, क्रिप्टो ले लें। हाँ, दुबई पैसे- हब बन गया है क्रिप्टो का, दुबई हब बन गया है, तुर्की के अंदर है, वो तो सऊदीया में क्रिप्टो से लीगल है, मिल पूरी रहा दुनिया में लीगल है। पाकिस्तान मतलब क्या, आप सब छोड़ें, इंडिया को देख लें। ये पाकिस्तान का वजीर खजाना किस ट्रेजेडी पे चल रहा है? सर आप बताएं ना, आप माशाल्लाह पॉलिटिशियन है, हमारे पॉलिटिशियन भी साथ बैठे हुए हैं ना इस PTI के। चीज़ का मुझे तजर्बा नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वजीर खजाना जो है, जो हम जो पैसे, हम अभी भाई ने बात की कि 90% लोग लॉस करते हैं। हाँ अच्छा, आपके पास अगर 50 रुपये आपने लॉस कर दिया, दोबारा पैसा लगाने के लिए कहाँ से लाओगे? पहले तो यहाँ आ जाओ ना। हमारे जो बंदे हैं उनको ये नॉलेज ही नहीं है क्रिप्टो है क्या, नॉलेज नहीं है, पहले लैक ऑफ knowledge नॉलेज। चाहिए ना। पहले हम लीगलाइज कर ले, एक बंदे के पास है ही 5,000, आप किसी के क्या बेका में आके उसने लगा दिए, वो चले नहीं, गए, नहीं। फिर वो डाका डालेगा। जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करेगा? जिसके खाने के लिए कुछ नहीं होगा यही तो क्राइम बढ़ेगा। यही मैं कह रहा हूँ कि हमें knowledge होनी सिखाया चाहिए। ये जा रहा है, आपने जाना है चार्ट पर जाकर एनालिसिस करना है, ऐसे ऐसे पैसे लगाने, या किसी ऐसे लोगों को फॉलो कर लेते हैं जो जिनको खुद नॉलेज नहीं होती और वो अपने ग्रुप मैंने बनाकर आज बैठ तक जाते कभी भी हैं। ऐसे लोगों को आपने लगाया है क्रिप्टो? कभी नहीं। मुझे मेरी पूरी आपके family- जो है फेलोज हैं काफी सारे हैं, सारे और दोस्त हैं, अमेरिका- मुझे पता है सारा। हाँ, फिर हम तो नहीं नहीं कर, लगाया। मैं कभी अभी जो गोल्ड में, अब गोल्ड की बात कर रही थी, हाँ गोल्ड तो गोल्ड में डेली आउटब्रेक होती है, वो अप डाउन होती है, अप डाउन होती है। ठीक है। हमने कभी काम नहीं किया, हमने किया रियल किया, भाई हमारे को 50 तोले चाहिए, ये पैसे आपके, ये 50, फिर सुबह लिया, शाम को ये हो गया हलाल। हाँ ये तो आपके पास आप कब्जा शर्त आ लगा गया। के मतलब 5,000 की चीज 100 रुपए में खरीद के बोलता हलाल है, ये फतवा जारी। गैम्बलिंग है, ये गैम्बलिंग है, सीधी सी गेम गैम्बलिंग है। ये गेम हम नहीं कर, जो ये करता है वो लॉस करता है। तो ये जो यूनियन है, गोल्ड इंडस्ट्री की यूनियन है, उसके अंदर के लोग भी तो यही कर रहे हैं, और ये काफी पूरी दुनिया कर रही है। ऊपर चला गया गोल्ड के रेट, इस वजह से भी थोड़ी सी अगर अभी ऑल टाइम हाई बना कर है, लेकिन अभी 1930 के अराउंड ट्रेड कर रहा है गोल्ड। देखो, अब हम मजहब को और बिजनेस को मिला के कभी फतवा जारी करे, फतवा तो नहीं जारी कर रहे। अच्छा, तो ये जो इसको अलग रखना चाहिए, अलग एक चीज है, बिजनेस अलग होनी चाहिए, भले उसमें कुछ भी हो, वो समझो सट्टा खेलते हैं या हुंडी वाला, लेकिन उसको मजहब के साथ नया टच किया जाए। सही सही तो हम तो यहाँ खड़े हो जाते हैं कि मुल्ला फलाने ये फतवा दे दी, इसने ये फतवा दे दी, दे दिया। तो ये काम गलत है। जी। अच्छा, हम ब्रेक पे चलेंगे क्योंकि अरसलान हमें बता रहा है कि अरसलान के पास भी कोई फतवा मौजूद है क्रिप्टो के हवाले से, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वीनस के मेहमान विद मिनाइल शेख। हमारे साथ मौजूद है मुखिया आलम चंद साहब जो PTI के सीनियर सदर भी हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान। हम बात करते हैं PTI के और मिनॉरिटी के, स्पेशली मैं अब तो मिनॉरिटी का ज़्यादा इसलिए बात करूंगी क्योंकि आपने बहुत काम किया है इसके ऊपर ना। अब मुझे बताइए मुखिया आलम चंद साहब कि मिनॉरिटी के लिए इतने फंड्स भी दिए जाते हैं, इतनी आपको सहूलियात भी दी जाती हैं, आपकी सुनवाई भी इतनी अच्छे तरीके से हो रही होती है, फिर कल जो वाक़या हुआ, कल आप एक प्रोटेस्ट में शामिल थे जो कराची प्रेस क्लब के सामने हो रहा था, तो क्या वो प्रोटेस्ट में क्या ऐसा था, क्या मामला था वो? और वहाँ पे मुझे कोई MNA MP नजर नहीं आ रहा आपकी जी, मिनॉरिटी बिल्कुल का। आप सही कह रही हैं कि एक तो ये गरीब कम्युनिटी तो है ये- जिसका वाली वारस कोई नहीं है। हमारे MNA MP मिनिस्टर जो बने हैं वो हाई एलिट क्लास से हैं, तो उनको गरीब का पता ही नहीं है। तो ये एक बदकिस्मती है इस कंट्री की, जो आज तक जितने भी MNA MPs आए या तो वो कुछ ले के आए या उनका सोर्स है। अब गरीब प्राइम मिनिस्टर तक कैसे पहुंचे कि भाई मैं सोशल वर्कर हूँ या मैं अपनी कम्युनिटी का हेड काम करता हूँ या उनके लिए हर मसले के लिए आगे खड़े होता हूँ, वो आवाज़ वहाँ नहीं पहुँचती। TV चैनल भी उन्हीं को बुलाते हैं जो MNA MP मिनिस्टर होते हैं, उनको अपने मसाले सुनाने होते हैं। अभी हमारी अभी आप इससे अंदाजा करो, सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने से लगातार जब से 4 ही केसेस सुने जा रहे हैं, लाखों केस पड़े हुए, कोई केस नहीं सुनाया जा रहा है। हाँ। वही कि भैया इलेक्शन होगी नहीं होगी, नवाज शरीफ आएगा नहीं आएगा, इस तरह की कहानी चला दी। एक सुप्रीम कोर्ट का इदारा है जो पूरे मुल्क को हेड करता है, उस मुल्क में वो किसी गरीब किसी मजलूम आदमी का आवाज सुनाई नहीं जाता, केस ही नहीं लिखता। तो कल का प्रोटेस्ट किस हवाले से था? कल का प्रोटेस्ट ऐसा हुआ था कि 2 बंदे लड़के हमारे थे मिनॉरिटी के, जो एक का नाम कमल था, वो दोनों मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तो उनको कराची में ये न्यू टाउन में, तो वो कराची से उनको कोई कमेटी खुली हुई थी, बेचारा गरीब लोग हैं, उनकी बहन की शादी थी दूसरे दिन, तो वो कमेटी लेके घर पे जहेज के लिए आ रहा था, तो रास्ते में उसको पुलिस ने रोका, रोकते हुए उन तलाशी ली, तलाशी उनके पैसे निकले, तो उन्होंने पैसे कहाँ से लेके आए हो, तो उन्होंने हमारी कमेटी निकली है, हम घर पे लेके जा रहे हैं।
सही। तो इसमें थोड़ी उन्हें एक बंदा और भी पुलिस किया गया, सब सिविल कपड़े में थे, तो दूसरे दो सिविल बंदे ड्रेस में थे पुलिस सब सिविल ड्रेस में। अच्छा, उसके बाद न्यू टाउन में जो पुलिस थी वो सिविल ड्रेस में थी और उन्होंने 2 मिनॉरिटी के नौजवानों को रोका और उनसे पैसे बरामद हुए और ये जाने बगैर या उनकी फैमिली को कॉल किए बगैर कि वो पैसे कहाँ से आए उनमें आपस में, हाँ उन्होंने पैसे उनसे लिए हाँ और उन्होंने तो रेजिडेंस किया, लड़ा कि भाई मेरे साथ पैसे क्यों छीन रहे हो, सही तो सही। उसने बोला भागो नहीं तो हम तुझे मारेंगे, तो बेचारा मजबूर हो गए। तो एक भागा और एक उसने हाथ में ही था, वो अभी थाने में ही है, उसको पीछे से गोली मार दी, ओ, जो भागा उसको जो गोली मार दी, गोली मार दी, भगाया भी खुद, भगाया भी खुद। क्योंकि वो जाहिर कर सके, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की हाँ, होगी हाँ, हाँ। जाहिर भाई ये देखो ये क्रिमिनल थे, इसीलिए हमने इसको गोली मार दी। अब उन कल आप हिसाब करो, कल कम से कम नहीं थे इस तो एहतजाज में उसकी- 2000 लोग थे, उसकी डेथ हो गई है, डेथ हो गई। ओह माय गॉड। उसकी बहन की शादी दूसरे दिन, दूसरे दिन बहन की शादी, यानी कि वो पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे। अच्छा, अभी तो ये आईजी सिंध ने ये कहा है गुलाम नबी मेमन साहब ने कि कोई जो पुलिस वाला सिविल ड्रेस में कोई इस तरह से अपनी ड्यूटी पे नहीं जाएगा, बाकायदा यूनिफॉर्म में होगा। तो क्या ये जो उनके आईजी साहब ने जो अहकामात होते हैं या किसी भी कोई हमारी हाई अथॉरिटी के अहकामात होते हैं, क्या उसको इसी तरह से अनसुना कर दिया जाए या नहीं माना जाए? तो ये मुल्क का कौन सा कानून है? नहीं देखो सिविल कपड़ों में आईजी ने मना किया, बिल्कुल। फिर उनको वही मोटरसाइकिल गवर्नमेंट की होती है, असला गवर्नमेंट का होता है। अच्छा वो अगर ना खड़े हो तो क्रिमिनल है, मार देंगे, अगर खड़ा होता है तो लुट जाता है, किसी से मोबाइल लेके ले जाती है। अब इस मसले का हल है ही नहीं, ये आज से नहीं है, चल रहा है। हमारी कम्युनिटी से बहुत सारे वाक़ात में आपको 3-3.5 साल का बच्चा कंदकोट से अगवा हो गया, 3.5 साल का। कनकोट से। असलान, मैं आपकी तरफ आती हूँ। असलान, मुझे ये बताओ कि अगर कोई पैसे लगाता है और एक क्रिप्टो बैंड हो जाती है तो फिर उसको पैसा कहाँ जाएगा, कैसे मिलेगा, क्या वो सोचेगा? पहली चीज तो एक्सचेंजेस अगर बैन होती हैं तो एक्सचेंजेस की तरफ से भी नोटिस आएगा, 10-15 दिन का टाइम दिया जाएगा और गवर्नमेंट की तरफ से भी ये पैसा निकाल लो। वो निकाल कर या कैश भी करवा सकता है, पीकेआर में कन्वर्ट कर सकता है, या अपने डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में शिफ्ट भी कर सकता है। बट अकॉर्डिंग टू मी डिसेंट्रलाइज्ड सिक्योर वाला कुछ है ना, एक बॉक्स भी होता है ना, वो लेजर होता है, वो आपका कोल्ड वॉलेट होता है जो हाँ, इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होता है। आप क्रिप्टो खरीदो, उसमें डालो और इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दो, वो 99% सेफ है। वो हमारा अगर मैं 5 साल बाद भी देखूं तो पड़ा हुआ होगा, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स जो होते हैं वो सेफ नहीं है, वो हैक हो जाते हैं इजीली। तो जो उधर मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। एक्सचेंजेस पर आपके फंड सेव हैं अंटिल एक्सचेंज बैन ना हो जाए, यानी कि वॉलेट में सेफ नहीं रहेंगे। नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में सेफ नहीं है। हाँ, लेजर, नैनो, इस तरह के जो वॉलेट्स हैं, हाँ, इसमें ये सेफ है। कोल्ड वॉलेट्स जो है सही से। अच्छा, हमारी नई यूथ को क्या पैगाम देना चाहोगे आप भी, क्योंकि यूथ हो और आपने अभी अर्न किया, क्या क्या चीजें खरीदी हैं? अरसलान सही से बताओ। बस खरीद लिया, अच्छे एसेट्स हैं अपने। अच्छा, तो अभी क्या आगे पढ़ने का सोच रहे हो या नहीं, अभी बस बिजनेस? नहीं, ये पढ़ने का तो मैं क्या सोचूं, मतलब फायदा नहीं है ना पढ़ने का। पढ़ के माल कमाना वो तो आ रहा है। नहीं, माल की बात नहीं है, पढ़ने की मतलब एक डिग्री लेके आप इतना आगे जा रहे हो और फिर आपको क्या, आपकी गवर्नमेंट या फिर कोई मतलब कि आप डिग्री लेकर भी आप खड़े होगे, इंतजार करोगे, सीएसएस देख लेना आप इंजीनियर का क्या हाल है, एमबीए का। मैंने कहा तो बेटा नहीं हूँ, मैं मिनिस्टर का तो बेटा नहीं हूँ कि कहीं मैं सीएसएस कर लूं। नहीं, मैं तो बिल्कुल यहाँ से आया हूँ, यहाँ से मिडिल क्लास से बिल्कुल ही जीरो, अपना गारमेंट्स का बिजनेस करता था और बहुत सारे बिजनेस बीच में, मतलब आप समझ लें मैं 8-9 साल का था जब से कुछ ना कुछ कर रहा हूँ अपना, और करना था। मोबाइल तक नहीं था। कुछ देना चाहें प्लीज? मैं वही यूथ को यही कहना चाहूंगा, मैं भी यहाँ से आया हूँ, आप भी आ सकते हैं। दूसरा, आप ये देखें आजकल जो पॉलिटिक्स में चल रहा है, इससे बिल्कुल दूर रहना है आपने, क्योंकि आप आगे का फ्यूचर है, ठीक है। गवर्नमेंट की ये जो है ना, ये जनरेशन पाकिस्तान की मुस्तकबिल है, ये मुस्तकबिल है। तो आप ये पटवारी और ये जो चक्कर चल रहा है, इनसे दूर रहें, बिल्कुल इनसे दूर रहें, क्योंकि गवर्नमेंट को आपकी कोई फिक्र नहीं है, आपने बनाने अपने पैसे, ठीक है। कोई भी हुकूमत आपको खाने के लिए नहीं देगी, जो करना है आपने खुद करना है। तो इन सब चक्करों से बाहर रहें, और ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, तकरीबन नवाज शरीफ वगैरह जितने भी हैं, इन सबके बच्चे बाहर हैं और ये सेट हो चुके हैं। आपकी इनको परवाह नहीं है, आप एहतजाज में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, और वक्त आपका सबसे कीमती एसेट है, तो इसको ज़ाया नहीं करें, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करें, इसमें लगाएं, सीखें, और इधर से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं अगर आप अपना टाइम सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। क्रिप्टो में भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन बेकार लोगों को फॉलो ना करें, बस यही मैसेज है। बहुत ज़बरदस्त अरसलान ने मैसेज दिया हमारी न्यू जनरेशन को। अच्छा वकील साहब, आप कोई मैसेज देना चाहें? मेरा मैसेज, मेरा सवाल है वो ये कि ये सवाल किससे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, आईजी सिंध से है? बिल्कुल। एक तो हमारी मैनेजमेंट ये हमारा ये मसला भी नहीं है, ये तो जो मर्डर हुआ है ये मसला एक बड़ा मसला है, लेकिन इसके अलावा इनसे भी बड़े मसले हमारे साथ हो रहे हैं। हमारी 14 साल के बच्चों को उठा के उसको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करा के उसकी शादी कराई जाती है। नहीं सर, वो बच्चियां खुद वो बयान देती है कि नहीं हमने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। बिल्कुल, मैं आपको उसका डिटेल बताता हूँ। अच्छा, 14 साल जब आपका लाइसेंस बनता है 18 साल का,
अब ये NIC बनती है 18 साल की। बिल्कुल। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ या हमारे मज़हब में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप छोटी बच्ची थे उठा के उसको शादी के लिए मुसलमान बना दो। नहीं, आप बिल्कुल मुसलमान बनना चाहिए, उनका हक है। अगर वो स्टडी करती है, जिसको कलमा पढ़ना नहीं आता, जिसको अल्लाह ये बेका कुरान वाक़या का पता कहाँ नहीं हुआ? है। क्या ये रजिस्टर्ड हुआ है किसी ये रिंकल कुमार थाने से में? हुआ, इधर आरजू से हुआ, वो वापस बहुत सारे एक नहीं हजारों, सिंध में 56 वारदात हुई है इस महीने में, इस साल में। तो फिर मिनॉरिटी के MNA MPS क्या कर रहे हैं? तो हाँ यही यहाँ हमारे MNA MPS खड़ा होना चाहिए, उनके पास प्लेटफॉर्म वो है। कैसे आते हैं? वो हमारे MNA MPS आते हैं पार्टी के रिजर्व सीटों पे, कोई इलेक्शन लड़ने नहीं आते। इलेक्शन लड़के आते तो उन लोगों का उनको एहसास होता, तो वो कुछ ले दे के आते हैं और वो पार्टी के अगेंस्ट जाएंगे। फर्ज करो आज नून लीग की हुकूमत है, हमारे से कोई जुल्म होता है तो वो अपना आवाज़ उठाएगी तो उनको वो हम पार्टी ब्लैकमेल करेगी। भाई आपको बोलने क्या हक है? आपको हमने सीट दी, आप चुप कर बैठो। तो ये मसला है। 5% हमारी कोटा है, 5% की कोटा हमारे को मिलेगी। आप हमारे को बार बार कह रही है ना आपके फंड्स हैं, आपकी ये शादी ये वो सब करें, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ 5% गवर्नमेंट ने कोटा हमारी मकसद की हुई है। सर कोटे के अलावा भी यहाँ पर देख लें ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करती हैं। मैं इनसे कोई इनकार नहीं करता, सपोर्ट नहीं करती। वो उनको लेबर देखो अभी कहाँ लिखा हुआ है कि आप जो है ये स्वीपर का काम नहीं करो? कुरान में लिखा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा ना। फिर एक खाना लगाया गया है कि ये मिनॉरिटी के लोग सफाई करेंगे, आपका वॉशरूम भी वो साफ करेंगे। आप ये अभी अखबार में आया रही तो पाकिस्तानी भी करते तो हैं। नहीं, मैं यही तो मैं कर, कोई मुसलमान आज तक स्वीपर का नहीं कर रहे हैं ना, गटर साफ नहीं कर रहे। सऊदिया में कर रहे हैं, ये सऊदिया में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, पाकिस्तान में हमारे भाई एक खाना बनाया गया है जो आता है ना नौकरी का इश्तिहार आता है, ये ओनली फॉर मिनॉरिटी। ये जुल्म नहीं है? इस पे आवाज कौन उठाएगा? तो मैं उठा रहा हूँ ना। ये इसके अलावा दूसरी मैं बात बताऊँ, चाइल्ड एक्ट। किसको आप कहना चाहेंगे ये चीफ जस्टिस साहब को? पूरी पाकिस्तान की मैं चीफ जस्टिस को कहेंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट को, चीफ जस्टिस को, गुलाम हमारे IG को कहना चाहेंगे, सिंध गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट, सबको ये सबका मसला है। 5% पूरी पाकिस्तान में ये हमारा सिस्टम है। और उनको ये तो कम से कम न लिखना चाहिए कि यार ये मिनॉरिटी के लिए, मतलब मिनॉरिटी सर भंगी बने और कुछ नहीं बने। तो डॉक्टर रमेश कुमार साहब तो पीपल्स पार्टी के हैं, उनको इस चीज के लिए फाइट करनी चाहिए ना। वो फाइट करते हैं अपने मखसूस इदारे तक, उनका हिंदू काउंसिल का सिस्टम है, उसमें अभी वो भी काम कर रहा है। उन्होंने अभी 2000 लोगों की शादियां कराई है। हमारे मिनॉरिटी के लोग, गरीब लोग जो उनको जहेज भी दिया है, उनको शादियां भी कराई, उनको उनका खाना मुकम्मल, उनके मेहमानों को, उनको तकरीबन आप भी मेरे हम एक प्रोग्राम में थी, 4-5 हज़ार लोगों को खाना खिलाना, उनकी शादियां। वो अपने देखो ये गवर्नमेंट का मसला है, ये छोटा मोटा काम है। 5000 की लड़कियों या 2000 लड़कियों की शादी करना समझो कि 5-10 करोड़ रुपए का गेम है। सर मुसलमानों की कौन सा इज्तिमाई शादियां करवाई तो करवानी चाहिए ना, क्यों नहीं? हम तो एग्री है, हम तो चाहते हैं ये ऐसे रवाज आने चाहिए, हम चाहिए ऐसा रवाज आना चाहिए। उसके अलावा चाइल्ड एक्ट बिल हमारा मंजूर है, जिसमें शादी छोटी बच्चे आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। वो अभी तक पास तो हो गया, अमल नहीं हो रहा। अच्छा, उसके बाद मैरिज करो, सिंध गवर्नमेंट को बोलना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट का एक अच्छा काम उसकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने चाहे मैरिज एक्ट लागू किया, उसको मंजूर कराया, लेकिन आज तक उसे अमल नहीं हो रहा। अब ये चीजें पहले सिंध में हुआ, अभी भी वाश सिंध में ही हुआ है, कहीं और नहीं हुआ है। लेडीज के ऊपर वायलेंस सबसे कम सिंध में होता है। पंजाब में कितने %? सिंध में तो हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म मिनॉरिटी से सिंध में ही हो रहा है। तो ये इस सिंध खाली सिंध है, सिंध के कहने के लिए सिंधी सिंध के कर रहे हैं। असल सिंधी कौन है? मिनॉरिटी के लोग जो हिंदू की बिरादरी है। कराची में जितने भी आप बड़े बड़े घर देखो, हिंदू छोड़ के गए हैं। जितनी बड़ी बड़ी ऑफिस है, जो जिनमें आर्मी बैठी हुई है, वो हिंदू छोड़ के गए हैं। तो ये उनकी असासे उनके इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी हर चीज को अपना बना रहे हैं, लेकिन उनको अपना नहीं बना रहे। मुखी आलम चंद साहब को मैं अपने प्रोग्राम में दोबारा जो है मधु करूंगी, क्योंकि अभी बहुत बड़ा जो टॉपिक एक और छिड़ गया है कि इनका जो एक कोटा सिस्टम है, क्यों ऐसा क्यों है, इनके यही काम क्यों दिया जाता है, स्वीपिंग का काम क्यों दिया जाता है, इस पर हम फिर बहस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। और अभी वीनस के मेहमान का टाइम खत्म होने हो गया है। हमारे साथ मेहमान थे अरसलान, नई यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्रिप्टो पर बात कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो बैंड नहीं हो सकता। मुखी आलम चंद साहब सीनियर हैं PTI के जो है कराची रीजन के नायब सदर भी, इसके साथ साथ मिनॉरिटी के पाकिस्तान जो है हिंदू काउंसिल के कोऑर्डिनेटर है कराची से। तो इन्होंने आवाज़ उठाई है अपने मिनॉरिटी के जो है एक रीजन के हवाले से, और ये आवाज़ इनकी वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। और जो जुल्म हुआ और जो बच्चों का मर्डर हुआ,
तो गुलाम नबी मेमन साहब तक अगर ये आवाज़ जाती है तो उस पर भी प्लीज़ आप एक्शन लीजिएगा। इसी के साथ मिनाइल शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।